जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 27 नवंबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितनी भाषाओं में भारतीय संविधान को जारी किया है? आंसर हो जाएगा 9 भाषाओं में। तो दोस्तों 26 नवंबर को संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस मनाया गया है। 26 नवंबर को 2015 से हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाया गया था, तो इसी की याद में यह दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों जो सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसी कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय संविधान को 9 नई भाषाओं में जारी किया है। यानी कि अब हमारा संविधान आपको मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया में भी मिल जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है संविधान को अधिक से अधिक भारतीयों तक पहुंचाना और समावेशिता को बढ़ावा देना। दोस्तों यहाँ पर संविधान की बात हुई है, तो संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं डिस्कस करते हैं। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का संविधान। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान के प्रारंभ में 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। संविधान के आरंभ में 8 अनुसूचियां थीं, अब 12 अनुसूचियां हैं। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। संविधान निर्माण की कुल लागत है 6.4 करोड़ रुपए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है, यानी कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, जिसे 2019 में हटाया गया है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने। अनुच्छेद 21A जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को बताता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को कितने साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है? आंसर हो जाएगा 27 साल। तो दोस्तों ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, तो उन्हें 27 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। अब ये सज़ा क्यों सुनाई गई है? क्योंकि 2022 में जब ब्राज़ील में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे और जो जायर बोल्सोनारो हैं ये चुनाव हार गए थे, तो इन्होंने तख्ता पलट करने की साजिश रची थी। ठीक है, यानी कि सत्ता को पलटने की साजिश रची थी। अब उन्हें दोषी पाया गया है, तो अब उन्हें 27 साल की जेल हो गई है। जायर बोल्सोनारो की अगर हम बात करें तो वो 2019 से 2022 तक राष्ट्रपति रहे हैं। 2022 में किसने राष्ट्रपति का चुनाव जीता था? तो जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा, उन्होंने ये चुनाव जीता था। दोस्तों ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है ब्रासीलिया। राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा और यहाँ की भाषा है पुर्तगाली और करेंसी है ब्राज़ीलियाई रियाल। अमेज़न नदी और अमेज़न वर्षा वन यहीं पर स्थित हैं। दोस्तों ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा, उनके द्वारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस सम्मान भी प्रदान किया गया था।
आपको याद रखना है कि 2025 का जो ब्रिक्स समिट है ये किस देश में आयोजित किया गया था, ब्राजील में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है डेविस कप टेनिस 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इटली ने। तो दोस्तों डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है, तो 2025 का इसका टाइटल इटली ने जीता है। तो इटली ने स्पेन को 2-1 से हराकर चौथा डेविस कप टेनिस खिताब अपने नाम कर लिया है। लगातार तीसरी बार इटली ने डेविस कप अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला इटली के बोलोग्ना शहर में हुआ था। तो दोस्तों इटली अब अमेरिका के बाद दूसरी ऐसी टीम बनी है जिसने लगातार 3 बार डेविस कप जीता है। अमेरिका ने 1968 से 72 तक लगातार 5 बार डेविस कप जीता था। इटली ने अब तक कुल 4 बार डेविस कप जीता है, 76, 2023, 2024 और अब 2025 में। अब डेविस कप की अगर हम बात करें तो डेविस कप पुरुष टेनिस का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टीम टूर्नामेंट है, यानी कि डेविस कप में पुरुष टेनिस खिलाड़ी ही हिस्सा लेते हैं। इसे वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस भी कहा जाता है। डेविस कप की शुरुआत सन 1900 में हुई थी। इस टूर्नामेंट के संस्थापक ड्वाइट एफ डेविस थे। इसका आयोजन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी ITF के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अमेरिका ने सबसे ज़्यादा बार डेविस कप को जीता है, 32 बार। जिस प्रकार से पुरुषों का टेनिस कप होता है डेविस कप, उसी प्रकार से महिलाओं का जो टेनिस टीम टूर्नामेंट होता है उसे बिली जीन किंग कप बोला जाता है। बिली जीन किंग कप को पहले फेडरेशन कप या फेड कप बोला जाता था। फेड कप की शुरुआत 1963 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, रूस ने किस रॉकेट से अज्ञात सैन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? आंसर हो जाएगा अंगारा 1.2। तो दोस्तों रूस के द्वारा अभी हाल ही में अज्ञात सैन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है और ये अंगारा 1.2 रॉकेट से किया गया है। और ये कहाँ से प्रक्षेपित किए गए हैं? तो दोस्तों रूस का जो पेलेसक कॉस्मोड्रोम नामक अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ से इनको प्रक्षेपित किया गया है। रूस का जो रक्षा मंत्रालय है उसने उपग्रहों की संख्या नहीं बताई है, उसका उद्देश्य भी नहीं बताया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जरूर आप याद रखिएगा, उसका नाम है रोस्कोस्मोस, ठीक है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। हाल ही में लॉन्च किए गए सैटेलाइट और देश डिस्कस करते हैं। तो सेंटिनल 6B USA ने लॉन्च किया है, मतलब नासा ने इसको लॉन्च किया था। CMS-03 या GSAT-7R जो सैटेलाइट है ये भारत ने लॉन्च किया था। ओफेक 19 इजराइल ने, नाहिद-2 सैटेलाइट ईरान ने, निसार सैटेलाइट भारत अमेरिका का ये संयुक्त मिशन था। ड्रॉर फर्स्ट सैटेलाइट इजराइल ने, असम सैटेलाइट भारत ने लॉन्च किया है असम सरकार की मदद से, ठीक है। और मिक्ची विकी 6 सैटेलाइट जापान ने लॉन्च किया था। पार्स EO-1 सैटेलाइट पाकिस्तान ने चाइना की सहायता से लॉन्च किया है और GSAT-20 भारत ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, INS विक्रांत किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोलंबो पहुंचा है? आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2025 यानी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 के लिए जो भारत का INS विक्रांत है वो कोलंबो पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो INS विक्रांत अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2025 में भाग लेने के लिए कोलंबो पहुंचा है। यह कार्यक्रम श्रीलंका की नौसेना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। श्रीलंका नौसेना ने भारतीय नौसेना को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, तो भारत की तरफ से INS विक्रांत इसमें शामिल हुआ है। INS विक्रांत की बात करें अगर हम, तो 2 सितंबर 2022 को PM नरेंद्र मोदी जी ने इसे नौसेना में शामिल किया था। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी किस देश को मिली है? आंसर हो जाएगा इंडिया। ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की जो मेजबानी है उसकी आधिकारिक घोषणा की गई है, ठीक है। तो 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये इंडिया में आयोजित किए जाएंगे। और इंडिया में कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे, यानी होस्ट सिटी के रूप में अहमदाबाद को घोषित किया गया है। 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे ये कॉमनवेल्थ गेम्स की शताब्दी संस्करण है, यानी 100वां वर्ष इसका आयोजित किया जाएगा।
देखिए दोस्तों, अभी जो भारत को मेजबानी देने की आधिकारिक घोषणा की गई है, ये कहाँ पर की गई है? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में की गई है। दोस्तों, 74 सदस्य देशों और क्षेत्रों ने भारत की बोली को मंजूरी दी है, यानी कि भारत का समर्थन किया है 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। दोस्तों, भारत ने नाइजीरिया को पीछे छोड़ते हुए ये मेजबानी हासिल की है, यानी नाइजीरिया भी इसकी मेजबानी के लिए बोली लगा रहा था, लेकिन नाइजीरिया पीछे हो गया और भारत आगे हो गया। भारत दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। पहली बार 2010 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सदस्य भाग लेते हैं। यह प्रतियोगिता हर 4 साल में आयोजित की जाती है। पहली बार ये प्रतियोगिता 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित की गई थी। भारत ने पहली बार इस प्रतियोगिता में 1934 में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा मुंबई के आईआईटी बॉम्बे के क्वांटम रिसर्च लैब में स्थापित की गई है। लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा एक ऐसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला प्रणाली है जहां पर हीलियम गैस को अत्यधिक ठंडा करके तरल रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो हीलियम गैस होती है उसको ठंडा करके तरल रूप में उसका उपयोग किया जाता है। तो यह सुविधा क्वांटम विज्ञान, सुपर कंडक्टिविटी और फोटोनिक्स और नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटरिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2025 में प्रथम डिस्कस करते हैं तो स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला स्टेट है तमिलनाडु। दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। एशिया का पहला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन किसने बनाया है? कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर मरियम फातिमा। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली। दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री डेला की नियुक्ति किसने की है? अल्बानिया। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम है आदि बाणी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो डेफ ओलंपिक्स 2025 में निशानेबाजी में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 16 मेडल जीते हैं। सबसे पहले आप डेफ ओलंपिक्स को समझ लें। डेफ ओलंपिक्स का मतलब ये होता है जिस प्रकार से ओलंपिक आयोजित किया जाता है, पैरालंपिक जो पैरा एथलीट होते हैं उनके लिए आयोजित किया जाता है, लेकिन डेफ ओलंपिक्स उन खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाता है जो कम सुन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए डेफ ओलंपिक्स आयोजित किया जाता है। तो 2025 का जो डेफ ओलंपिक्स है ये टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। जो डेफ ओलंपिक्स होता है इसे वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ भी बोला जाता है। इसकी शुरुआत 1924 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। तो 2025 के डेफ ओलंपिक्स में भारत ने निशानेबाजी में कुल 16 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। यह भारत का डेफ ओलंपिक्स में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। महित संधू सबसे सफल खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने 4 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड और 2 सिल्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गावी और यूनिसेफ ने किस वैक्सीन को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए नया समझौता किया है? आंसर हो जाएगा R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन के लिए। तो दोस्तों, गावी और यूनिसेफ ने R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए एक नया समझौता किया है। यहाँ पर बात हो रही है गावी की, बाकी यूनिसेफ को तो आप जानते ही हैं। गावी की अगर हम बात करें तो यह एक वैश्विक वैक्सीन अलायंस है जो गरीब और विकासशील देशों में टीकाकरण की सुविधा को बढ़ाने का काम करता है। तो देखिए, जो मलेरिया की वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम, तो उसको सस्ता बनाने के लिए गावी और यूनिसेफ के बीच में समझौता हुआ है। तो ये जो समझौता हुआ है इसमें ये कहा गया है कि वैक्सीन की जो कीमत है वो
$2.99 प्रति डोज होनी चाहिए, जबकि पहले $4 थी। ठीक है, अब लगभग $3 हो गई है। तो ये समझौता हुआ है। अब इस समझौते से देशों को लगभग 90 मिलियन डॉलर की बचत होने जा रही है। दोस्तों, R21 मैट्रिक्स M जो वैक्सीन है, ये मलेरिया की वैक्सीन है। इसको आप जरूर नोट करें। इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। गावी का लक्ष्य है कि 2030 तक 50 मिलियन बच्चों को मलेरिया वैक्सीन से सुरक्षित किया जाए। तो इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज, और इसके अलावा दोस्तों एक कॉम्बो पैक भी मिल जाएगा, जिसमें करंट अफेयर्स है और जीके, इन दोनों का कॉम्बो पैक आपको ऐप पर मिलेगा। तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट भी आपको ऐप पर ही मिलेगा, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर। और मंथली करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ईबुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन फाउंडेशन बैच है, ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है NOV600। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, तो इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया, इसको भी ज्वाइन कर लें। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। हेलीगुब्बी ज्वालामुखी किस देश में है, जिसमें 12,000 साल बाद विस्फोट हुआ है? इथियोपिया। अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और RSS के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया है। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? इंडिया। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किन देशों के बीच शुरू हुआ है? भारत नेपाल। पंजाब सरकार ने किन 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया है? अमृतसर, तलवंडी साबो और आनंदपुर साहिब। भारतीय सेना ने पहली बार किस विदेशी मिशन के शहीदों को आधिकारिक श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया है? ऑपरेशन पवन। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर। पीएम मोदी ने पांचजन्य संघ स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? कुरुक्षेत्र। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? वेलामाला सिन्हा को। और छठे अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान जी ने। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत में अनुसंधान से जुड़ी प्रयोगशालाएं डिस्कस करेंगे, जैसे केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलुरु में, केंद्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला कोलकाता में, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति में, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। कल के करंट अफेयर्स में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर है इंडिया। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इंडिया बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से रिलेटेड है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल जरूर करें। यहाँ पर आपको PDF, ईबुक, टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएगा, तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ईबुक होती है, उसका पैकेज भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पैकेज को प्राप्त करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GKGS की ये सभी ईबुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक GK की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और यहाँ पर 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के